मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे, जो क्लास 8th की है, सब्जेक्ट सोशल साइंस, और जिसका पार्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और आज हम वर्कशीट नंबर होगी हमारी 9, और आज की डेट होगी हमारी 23 अक्टूबर 2020। और हमारा आज वीडियो का टॉपिक होगा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, पॉइंट नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पॉइंट नंबर 1 में पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप मेरी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना और लाइक करना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब करना, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप वीडियो को बार बार सुनते रहिए और समझते रहिए, ताकि आपको हर पॉइंट याद हो जाए। क्योंकि बार बार किसी काम को करने से वो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य लक्षण, पॉइंट नंबर 2, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो संसद में कानून बनाए जाते हैं, शासन का मतलब कानून, जो कानून बनाए जाते हैं संसद में, और उसका सब पूरे देश पर किस प्रकार लागू करना, कौन बनाता है, किस किस तरीके के तौर तरीके होते हैं, तो वह सभी हम इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है अन्य देशों से, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो इसका संविधान भी सबसे बड़ा माना जाता है। और इसके संविधान में सभी नागरिकों का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को वोट डालने का अधिकार होता है। बहुत से देशों में केवल पुरुषों पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार होता है, आदमी लोगों को, महिला को नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत में दोनों को अधिकार है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो आदमी हो, पुरुष हो, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस होता हुआ कि इस स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया। मतलब संविधान सभा, जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे सबके मन में एक खुशी की लहर आई, और हमें ये महसूस हुआ उस समय जब संविधान बना, तब हमें ये महसूस हुआ, क्योंकि संविधान सभा उस समय ही निर्माण हुई थी जब भारत देश का स्वतंत्र हुआ था उस समय। तो उस समय सभी सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया जाए। उन्हें विश्वास था कि इस लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब उन्हें ये विश्वास हो गया कि धीरे धीरे जनता के मन में एक लोकतांत्रिक सोच, यानी कि हमें भी वोट डालने का अधिकार है, भारत देश हमारा देश है, हम ऐसे नेता चुनेंगे जो हमारा कार्य करते हैं। तो इस तरह उनमें एक सोच की भावना पैदा हो गई और तौर तरीकों का भी प्रोत्साहन मिला, और साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि के फर्क के पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। आज हम चुनाव में जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तब वहां पर ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से लिंग के हो। तो ये सभी एक लोकतांत्रिक सोच के माध्यम से इन सभी असमानता की बेड़ियों को तोड़ा जा सका। तो उस समय संविधान सभा में ये सब
के साथ सब सदस्यों ने ये महसूस किया कि जब चुनाव होंगे, तब सब तरीके के तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, सब तरह की जातियों को प्रोत्साहन मिलेगा, धर्म को, लिंग को, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह की असमानता की बेड़ियों को हम तोड़ सकते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब। सार्वभौमिक मताधिकार वह होता है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। मतलब ऐसे नहीं कि जो मेरी इच्छा हुई, मैं जो जो मुझे अच्छा लगा मैं उसी को वोट दूंगी, जो आपको अच्छा लगा वह आप उसी को वोट देंगे। तो इस तरह हम प्रतिनिधि का एक डायरेक्ट, एक सीधी तरीके से हम चुनाव कर सकते हैं। तो वो सार्वभौमिक मताधिकार होता है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, और और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और वही प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह मतलब अपना वोट देके वो साबित कर देते हैं कि यह हमारे योग्य प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार की जो पद्धति होती है वो संसदीय शासन पद्धति यानी कि जनता की शासन पद्धति बन जाती है। अब हमारी आती है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होता है? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है। पहला कौन सा है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो ये मोस्ट पॉइंट है, ये आप अपनी कॉपी में या आपकी नोटबुक में नोट करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बार बार वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए, ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। विधायिका, विधायिका वो होती है, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो जनता प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे मान लो आप चुनाव में खड़े हुए हैं, या आपके पापा दादा में से कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, तो आपके जितने भी मोहल्ले वाले हैं या आपके जितने भी जान पहचान के जितने भी आपके गली मोहल्ले दूर दूर तक आपके रहते हैं, तो वो आपके दादा को वोट देते हैं। तो वो जो जीतता है उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, और वही प्रतिनिधि विधायिका में जाता है, जो विधायिका कानून का निर्माण करते हैं, और वही संसद में जाकर कानून का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। मतलब जो संसद में कानून बना है उसे जनता में लागू करना, और जनता उस कानून का पालन करती है या नहीं, उसको कौन देखता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वह देखते हैं। अब हमारी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था जो न्यायपालिका कहा जाता है। अगर हमारी कोई केस है तो हम कहाँ जाते हैं? हमारा कोई मुकदमा चल रहा है तो हम न्यायपालिका में जाते हैं, और न्याय करने वाली वही संस्था है जो न्यायपालिका कहलाती है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। मतलब कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से उस मुकदमा की सही व्याख्या करना, सही मतलब उसे न्याय देना है। राज्य की किसी भी शाखा के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए। राज्य की कोई भी शक्ति अगर कोई दुरुपयोग करती है, यदि कोई का विधायक या कार्यपालिका या कोई दुरुपयोग करती है, तो वो न्यायपालिका इसे रोकने का प्रावधान करती है। इन सभी अंगों इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। एक दूसरे से कोई भी ये अंग है वो एक दूसरे से सब अलग अलग है, कोई मिलते जुलते नहीं है। शक्तियों की इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है।
मतलब ध्यान जरूर रखता है, लेकिन वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस तरह तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाया रहता है। मतलब तीनों अंग एक दूसरे का ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, मिलान करें स्तंभ क और स्तंभ ख। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? आप सभी को पता होगी कि क्या है। नहीं पता है तो देखिए बच्चों सुनिए। इसकी भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। तो ये सही होगा फर्स्ट का, ये फर्स्ट का सही है, 18 साल फर्स्ट का। सेकंड का है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता किसको चुनती है? क्या विधायकों को चुनती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका? नहीं, जनता प्रतिनिधि चुनती है। क्या चुनती है? प्रतिनिधि। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना, आजादी के लिए संघर्ष। आजादी के लिए कौन संघर्ष करता है? स्वतंत्रता संघर्ष। क्या पॉइंट होगा? स्वतंत्रता संघर्ष। 4 पॉइंट है, कानून बनाने वाली संस्था कौन होती है? अभी आपने ऊपर उसको पढ़ा है, विधायिका। कौन होती है? विधायिका। और कानून को लागू करने वाली संस्था कौन होती है? कार्यपालिका। कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका। और कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था कौन होती है? न्यायपालिका। तो यह हमने सभी 6 पॉइंट इसमें समझे हैं, और हमने वर्कशीट का भी एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन की पद्धति है कैसे? ये हमें बताना है कि संसदीय जो शासन पद्धति है वो जनता की किस प्रकार की है। तो भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है, और संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इस लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार जो संसदीय शासन पद्धति है वह जनता की शासन पद्धति बन गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा, राज्य के मुख्य 3 अंग हैं। फर्स्ट विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, थर्ड न्यायपालिका। अब इसके महत्व पढ़ते हैं। विधायिका में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसके कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, शक्ति का बंटवारा संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं।
कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। राज्य की किसी भी शाखा के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। अगर कोई शक्ति दुरुपयोग करती है अपने पद का या अपने अधिकार का, तो ये दूसरी शक्तियों से मतलब रोक सकती है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, मतलब ध्यान रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये हमने आज की इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पूरे किए, कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।